उत्तराखंड में महिला अपराध पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस ने हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के साथ ही ऋषिकेश में विनीता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत महिला सुरक्षा के तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में बाल संप्रेक्षण गृह में चल रही किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। हल्द्वानी पुलिस ने इस मामले में संस्थान को ही 2 महिला कर्मचारियों समेत अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वही इस मामले में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने संज्ञान लेते हुए विभागीय जांच कराने दीपा आर्य अनुसेवक जिला शरणालय एवं प्रवेशालय हल्द्वानी के आरोपों के आधार पर निलंबित किया। बता दें कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बीते दिनों संरक्षण गृह के निरीक्षण को पहुंचे एक न्यायिक अधिकारी को नाबालिग ने अपनी पीड़ा बताई। तहरीर के मुताबिक संरक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारी 15 वर्षीय नाबालिग को केंद्र से बाहर दूसरी जगह किसी मकान में ले जाती थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म होता था। विरोध करने पर उसे धमकाया जाता था और मारपीट भी की जाती थी। वही सरकार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बाद उत्तराखंड में महिला अपराध साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसके तहत वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंच गया है। एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में महिला अपराध के 3,431 मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़ाकर 4,337 पहुंच गई थी, यानी कि एक वर्ष में 906 मामलों की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले 2020 में 2,846 मामले सामने आए थे। लगातार बढ़ रहे मामले चिंता को बढ़ा रहे हैं, साथ ही महिला सुरक्षा के दावों की भी पोल खोल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है और इसी के तहत महिला कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के साथ ही ऋषिकेश में विनीता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत महिला सुरक्षा के तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही दीपा आर्य अनुसेवक जिला शरणालय एवं प्रवेशालय हल्द्वानी समेत अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बीते दिनों संरक्षण गृह के निरीक्षण को पहुंची एक न्यायिक अधिकारी को नाबालिग ने अपनी पीड़ा बताई। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस में तहरीर दी गई। तहरीर के मुताबिक संरक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारी 15 वर्षीय नाबालिग को केंद्र से बाहर दूसरी जगह किसी मकान में ले जाती थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म होता था। विरोध करने पर उसे धमकाया जाता था और मारपीट भी की जाती थी। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, तो आज बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। देश की आधी आबादी और ज्यादातर वोट बैंक की अगर हम बात करें तो महिलाओं को साधने की कोशिश की जाती है। महिला सुरक्षा के दावे हर राज्य में किए जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो आपको बता दें कि देश में 6ठे स्थान पर है महिला अपराधों के नाम पर उत्तराखंड। माना जाता था कि उत्तराखंड एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर अपराध का ग्राफ बहुत कम है, लेकिन पिछले आंकड़ों की बात करें तो ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अगर हम बात करें तो करीब 51% की कमी असम में देखी गई थी और उसके बाद 6ठे पायदान पर उत्तराखंड आ गया। आखिर क्यों? जब महिला सुरक्षा के लाख दावे किए जाते हैं, लाख बातें की जाती हैं, तो आखिर महिलाओं के साथ अपराध की सीमा बढ़ती क्यों जा रही? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
नवीन पिरशॉले जी फिलहाल हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता है। नवीन पिरशॉले जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें महिला सुरक्षा को लेकर, तो एक बड़ा दावा है जो हर साल किया जाता है, हर चुनाव में किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि महिला सुरक्षा को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड देश में महिला अपराधों के नाम पर छठे पायदान पर है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उस पर क्या रिएक्शन है कि आखिर कैसे उत्तराखंड छठे पायदान पर आ गया? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा इस प्रदेश को बनाने में। उसके बाद भी ये हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है कि हम छठे पायदान पर हैं। हमें अपराध की श्रेणी में कम में रहना चाहिए था। कोशिश सरकार की जारी है कि इसको कैसे कम किया जाए, और सरकार की प्राथमिकता है कि जो मातृशक्ति है उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं, उनकी तुरंत जांच हो, तुरंत कार्रवाई उन पर हो। इसके लिए सरकार ने हमेशा निर्देश दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि जब भी कोई घटना होती है तो बिना देर किए पुलिस सीधे केस दर्ज उस पर करती है। और इसी मामले में जो आप आज का विषय है और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर आप देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये मामला जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया तो बाल विकास मंत्री ने तुरंत दौरा किया और आरोपों के आधार पर सीधे निलंबन की कार्रवाई की, और 2 सदस्यीय जांच कमेटी भी वहां पर बैठाई, और जो भी आगे कार्रवाई है वो सब चल रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है, तो आगे सारी कार्रवाई बहुत तेजी से सरकार इसमें कर रही है। मैं उत्तराखंडी होने के नाते भी, और उत्तराखंड को बनने में मातृशक्ति का विशेष योगदान जो रहा है उसके आधार पर भी सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ये अपराध कम होने चाहिए। वैसे ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो हमें देवों का जैसा आचरण करना चाहिए, न कि दानवों का जैसा हमारा आचरण हो। ये हमारी प्राथमिकता में रहना चाहिए कि अपराध कम हो, और ये स्थिति सुधरनी चाहिए। और अगली बार का जो आंकड़ा आएगा उसमें वस्तुतः इसमें चेंजेस होने चाहिए, इसमें बदलाव होने चाहिए, और हमें एक मिशन के तौर पर इसको लेना चाहिए कि यहाँ पर अपराध ना हो, मातृशक्ति के साथ कोई अत्याचार ना हो। इसके लिए सरकार लगातार काम करती रहेगी। जी यशी जी, एडीजी की बात करें जो कि एपी अंशुमन जी हैं अपराध एवं कानून व्यवस्था से, उन्होंने कहा कि हिमालयन राज्य है में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की आबादी चूंकि ज्यादा है इसलिए ये आंकड़े ज्यादा लग रहे हैं। ये स्टेटमेंट है उनका। नहीं, ये स्टेटमेंट आबादी के आंकड़ों से उस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए कि आबादी कितनी है हमारी। सवाल यह है कि हमारे यहाँ अपराध कितने हो रहे हैं, हमें उस पर काबू कैसे किया जा सकता है, उस पर हमें काम करना चाहिए। और सरकार लगातार उस पर सोच रही है, और इन अपराधों की समीक्षा भी की जा रही है कि कौन कौन से अपराध, किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उनको कितना कम किया जा सकता है। और अपराध जो भी होगा वो संज्ञान में आना चाहिए। ये भी हिदायत दी है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले। इसलिए पुलिस हर कार्रवाई को उसको दर्ज करती है, और सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से अपराध सामने आते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। और न्यायिक प्रक्रिया में जो जाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया भी उन पर अपना काम कर रही है। और जो पेंडिंग केसेस हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से समय समय पर जाता रहता है कि कार्रवाई हो और केसेस जल्दी से निपटाए जाए। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड अपराध मुक्त हो, और देवभूमि का जो आचरण है वो हमारे उसमें परिलक्षित होना चाहिए। ये हम सबकी कामना भी होनी चाहिए, और हम सबका प्रयास भी होना चाहिए, तभी जाकर ये कम होगा। केवल सरकारी प्रयासों पर ही नहीं, बल्कि सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी सामाजिक लोग हैं जो भी उत्तराखंड का भला चाहते हैं, उत्तराखंड के सभी लोग इस मुहिम में आगे आए और हम उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाएं। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। देखिए, अच्छी बात यह है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध बड़ा है, और करना भी चाहिए क्योंकि आंकड़े भी हमारे पास, तो डिनाई करने का तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। 2020 की अगर हम बात करें तो देखिए 2846 मामले थे, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 2021 में 3431 मामले, 2022 में 4337 मामले, 2021-22 को कंपेयर करेंगे तो 906 मामले बढ़े हैं, जिसमें अंकिता भंडारी, विनीता भंडारी का मामला लगातार आपको विपक्ष घेरने की कोशिश करता रहा है। खासकर अंकिता भंडारी के मामले में तो विपक्ष लगातार इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा है विपक्ष के पास। अब ऐसे में इस नाबालिग के साथ जो हुआ, तो देखिए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में तो जरूर लचर हालात हैं जिसकी वजह से ये ग्राफ बढ़ रहा है। इसका जिम्मेदार हम किसी और को ठहरा नहीं सकते। ये बात आपकी ठीक है कि एक सामाजिक जिम्मेदारी देखिए हर व्यक्ति की होती है, लेकिन हर सामाजिक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता नहीं है, इस बात को आप बखूबी जानते हैं।
इसीलिए हमारे पास प्रशासन है कि ताकि प्रशासन ने इन सारे कामों को व्यवस्थित कराए, इनको ठीक कराए। और विपक्ष अब जिस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है बस पूरे मामले को लेकर, आपको नहीं लगता कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा हो गया है विपक्ष के पास महिला सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि वोट बैंक भी आप इन्हीं के नाम पर ले रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। विपक्ष को राजनीति का मुद्दा चाहिए और विपक्ष के पास फिलहाल कोई मुद्दे हैं नहीं। तो जो भी घटनाएं होती है और जब सरकार उस पर एक्शन लेती है उसके बाद विपक्ष से जागता है। आपने देखा हुआ हल्द्वानी वाले घटना की अगर हम बात करें तो उसमें जो न्यायिक अधिकारी द्वारा वहां पर सर्वे किया गया, उसके बाद ये संज्ञान में आया कि अब घटना यहाँ पर घटित हुई है और उस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। जब सरकार कार्रवाई करती है तो विपक्ष को आवाज उठाने का हक है, आवाज उठाए, उनको आंदोलन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि विपक्ष मामले उठा रहा हो और सरकार सोई हो। सरकार बहुत संजीदा है, सरकार जनहित की है, सरकार जीरो टॉलरेंस की है। सरकार कभी नहीं चाहती कि किसी भी कोई महिला अपराध बढ़े, किसी भी प्रकार का अपराध फोकस इस बात पे है कि ग्राफ कम होना चाहिए। फोकस इस बात पे है कि महिला सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होनी चाहिए कि हमें इस पर चर्चा ही ना करनी पड़े। मुद्दा ये है, अभी मुद्दा ये नहीं है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, करना ही पड़ेगा आपको। विपक्ष का दबाव तो है ही, जनता का दबाव उससे ज्यादा बड़ा होता है। तो अभी तो ये है ना कि ये ग्राफ कैसे कम होगा। ठीक है, मैं आऊंगी नवीन प्रशाले जी, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके बाद विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर। मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। अनिता प्लियार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता यूकेडी। शिव प्रसाद सेमवाल जी संयोजक राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मंजू त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? महिला सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस इससे पहले भी कई बार विपक्ष को माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष को घेर चुकी है और अंकिता भंडारी का मुद्दा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लगातार समय समय पर कांग्रेस इसे उठाती भी रही है। एक और ऐसा मामला कि नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का मामला आया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहले इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि महिला तो महिला है, न वो भाजपा की है, न वो कांग्रेस की है, न वो आप की है, न वो किसी दल की है। महिला सुरक्षा सर्वप्रथम है। लेकिन आज इस मात्र 3 महीने के अंदर आप देख रही हैं कि इस देवभूमि को कलंकित और शर्मसार कर दिया इन तीनों घटनाओं ने। अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड को, जो आप कह रहे हैं कि बार बार विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, अंकिता हत्याकांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा मिल गई होती तो मेरे ख्याल से फिर ये दो घटनाएं हुई हैं लगातार, ये ना होती। आप देखते हैं कि यहीं के लोग, हमारे भारतीय मूल के लोग दुबई में जाते हैं, काम करते हैं, वहां कठिन से कठिन सजा का प्रावधान है, तो यही लोग वहां ऐसा काम नहीं करते, दुष्कर्म नहीं करते। लेकिन यहाँ क्यों? कुछ दिन पहले आपने देखा अंकिता हत्याकांड के बाद कुछ माह पहले काठगोदाम स्थित मूक बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों की आवासीय संस्था के संचालक पर मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे थे। तब भी यह बात सामने आई थी कि संस्था का संचालक बड़े बड़े नेता और अधिकारियों के धमक में रहता है, वहां पर बड़े बड़े वीआईपीज का आना जाना लगा रहता है, और अब सर्वेक्षण गृह में रहने वाली किशोरी के साथ जो कार्यरत, वहीं पर कार्यरत, सबसे बड़ी विडंबना तो है कि वहीं पे कार्यरत 2 महिलाओं पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। तो इससे वो जो बची हुई बच्चियां हैं उन पर दरिंदगी नहीं होगी, इसका क्या आपको जो है क्या आश्वासन ये सरकार देगी? अगर सरकार ने उसी समय अंकिता भंडारी के कांड के जो है साक्ष्य न मिटाए गए होते, होटल में आग न लगा दी गई होती, उसी समय कड़े से कड़ा एक्शन लिया गया होता, तो मेरे ख्याल से आज ये हमारी बच्चियां असुरक्षित ना होती, इनके साथ ऐसी दरिंदगी ना होती। अगर सरकार अपनी पीठ ठोकने का काम करती है कि हम यूसीसी लेके आएंगे, उत्तराखंड राज्य जो है पहला राज्य बनेगा पूरे देश में यूसीसी लाने में, तो कड़े से कड़े सजा लाने के लिए ये क्यों नहीं फ्रंट में आती है? क्यों नहीं उत्तराखंड को पहला राज्य बनाना चाहती है? मैं सरकार से ये प्रश्न करती हूँ कि आप लाइए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के
साथ कंधे से कंधा, अगर वो कड़ी से कड़ी सजा लेके आते हैं, हमारी बहन उमा जी बैठी हुई हैं और हम अन्य दल की सभी महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। अगर वो एक कदम इस क्षेत्र में बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार है। महिला महिला है, वो राजनीति की यहाँ पर बात नहीं है, महिला सुरक्षा की बात है। यह देश वीरांगनाओं से भरा पड़ा है और आज ये स्थिति, अरे भाई नारी नर की कान है। अगर नारी ही सुरक्षित नहीं होगी तो नर कहां से होंगे? और पहली बात इनकी यही सब बातें जो है, बड़ी बड़ी जो बातें करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है सरकार के नारे की पोल खोल के रख देती है। दूध का दूध और पानी का पानी यहीं पर साफ हो जाता है। इसलिए हम नारी शक्ति हैं। अगर हम सीता बन सकती हैं तो हम नौ दुर्गा भी बन सकती हैं। ये कोई भी ना बोले, चाहे जो सरकारें हो, हमारे साथ अत्याचार अब बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। वापस आएंगे इस पर, आगे इसका जवाब लेंगे हम यहाँ पर नवीन पिरजाले जी से। उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। उमा जी, क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे प्रकरण पर, महिला सुरक्षा को लेकर? कहीं ना कहीं देखिए, अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये 6वें पायदान पर है देश में महिला अपराधों के नाम पर। अगर हम बात करें तो देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं। एक कह सकते हैं कि एक गलत मैसेज भी बाहर जाएगा अगर इस तरीके से मामले लगातार बढ़ते रहेंगे। 906 मामले 21 से 22 में आना बड़ी बात है। देखिए एंकर महोदया, ये सिर्फ उत्तराखंड का मसला नहीं है, ये आज पूरे देश का मसला बना हुआ है। पूरे देश में आज महिला सुरक्षा की जो हालत है उसको देख के आप सभी और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो सभी लोग चिंतित हैं। इसके कारणों पर जाना पड़ेगा। हम इसके बारे में एक लंबी चौड़ी बातचीत कर सकते हैं कि सामाजिक कारण है और इंटरनेट एक बड़ा रीजन हो गया है। जो जिस तरह की वीडियोस वगैरह बच्चे उसमें देखते हैं वो एक बड़ा रीजन हो गया। बहुत सारे सामाजिक कारण हो सकते हैं, उस पर हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो समय समय पर चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या चीज है जो हमारे अधिकार में है? हमारे अधिकार में ये है कि हम जो कानून व्यवस्था है उसमें त्वरित जो कार्यवाही करने का प्रावधान है वो होना चाहिए। ये चीज हम सरकार से कह सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूंगी, कोई विपक्षी दल की तरह बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर एक महिला की तरह बात करने के लिए बैठी हूँ, 2 बेटियों की माँ के रूप में मैं यहाँ पर बात करने के लिए बैठी हूँ। आप ये बताइए कि एक अपराध हो गया, उस अपराधी को त्वरित कार्यवाही करते हुए सरकार सजा क्यों ना दिलाए? हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां से हो जाते हैं? अभी बीजेपी के प्रवक्ता, मैं इस डिबेट पर और भी कई चैनल्स में बैठी हूं, वहां पर बीजेपी के सभी प्रवक्ता यही कहते हैं। मैं नवीन जी से उम्मीद नहीं करूंगी कि वो ये आंसर देंगे कि पुलिस कार्यवाही कर रही है। अंकिता भंडारी जैसा एक बड़ा हत्याकांड हमारे प्रदेश में हो जाता है जिसकी गूंज विदेशों तक भी सुनाई देती है। उसके बाद प्रवक्ता ये कहते हैं कि जो वो पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अभी जांच कर रही है। अरे अगर ये जांचें इतनी लंबी चलती रहेंगी तो अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद होते हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। इस तरह की जघन्य जो घटनाएं हैं वो हो जाती हैं, दोबारा हो जाती हैं। देखिए, मैं मोदी सरकार की तारीफ भी इस बात पे करूंगी कि बहुत सारे कड़े फैसले देश में उन्होंने लिए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कड़ा फैसला उन्होंने लिया, 370 का फैसला उन्होंने लिया। आम आदमी पार्टी ने अपना वोट दिया 370 के मामले में उनको। ऐसे में एक सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह की घटनाओं पर क्यों नहीं होती? क्यों नहीं दूसरी, जब हमारे साथ हमारी बच्ची के साथ एक घटना हो जाती है, क्यों नहीं 4 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर उन लोगों को सरेआम चौराहे पर फांसी पर चढ़ा दिया जाता? आप एक चढ़ा दीजिए, एक अपराधी को आप चढ़ा दीजिए फांसी पर। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे देश में रेप के केसेस खत्म हो जाएंगे। अरे कौन से सुधार गृह, ये अपराधी हैं ये, और इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। अपराधी मानसिकता महिला की भी हो सकती है, क्योंकि इस केस में मैं ये नहीं कहूंगी कि पुरुष वहां पर आए और उन्होंने उनके साथ रेप किया, महिला उस बच्ची को लेकर गई। ये अपराधी मानसिकता है और इस मानसिकता को सुधारा नहीं जा सकता। इस मानसिकता को सिर्फ खत्म किया जा सकता है डर से, भय से और पुलिस के जो डंडा होता है उससे। अगर अपराधियों को ये पता चल जाए कि भाई हमने कुछ भी गलत किया तो धामी जी, धाकड़ धामी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मोदी जी मौजूद हैं और 1 हफ्ते के अंदर हमें सरेआम चौराहे पर चढ़ा दिया जाएगा। मैं हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक में रखें, लेकिन मैं अगर अपनी बेटी को उस जगह पर देखती हूँ, अगर मैं उस बेटी को अपनी बेटी की तरह देखती हूँ तो उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी? वो तो अनाथ वैसे ही है बेचारी, उसके तो माँ बाप भी नहीं है, किसके सामने जाकर बोलेगी? ये बात मानवीय रूप से इमोशनल आप लोगों को होना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा इमोशनल होती हैं, अरे होती हैं, इसीलिए होती हैं क्योंकि महिलाएं उस दर्द को अपने सीने में महसूस करती हैं जो एक पुरुष कभी नहीं कर सकता।
एक अवांछनीय टच क्या होता है ये पुरुष कभी नहीं, इस चीज को कभी महसूस नहीं कर सकता। आप खुद महिला है एंकर महोदया, कोई आपको जरा सा कहीं गलत जगह टच करके जाता है, कैसा महसूस होता है उस समय? और जिनके साथ रेप हो जाता है वो कोई हमें उल्टा सीधा एक मैसेज भी कर देता है ना किसी तरह का, तो भी हमारे ना गुस्से में हम लोग आग बबूला हो जाते हैं कि हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमें एक गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया। मैं बहुत नॉर्मल बात बता रही हूँ। और ऐसे में जिन बच्चियों के साथ, जिन महिलाओं के साथ रेप होते हैं उन पर क्या बीतती होगी? तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को सरकारों से, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी। 50% आबादी हमारे देश की, 75 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की। ऐसे में अगर ये 75 करोड़ आबादी जो है आज घर से बाहर निकलते हुए घबराती है, बच्चियां जिस तरीके से लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं, इस तरह के रेप केसेस की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि निर्भया कांड में 9 साल लग गए हमें फांसी के फंदे तक पहुंचाने में। बिल्कुल। और कुछ ऐसे वकील आकर खड़े हो जाते हैं तो इस बात को अपना प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं, देखो जी हमने 9 साल तक फांसी को टाले रखा। इस तरह के भी लोग हमारे ही समाज में हैं जो उनकी वकालत करते हैं, वहां पर इस तरह की दलीलें देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जब ओपन एंड शट केस, निर्भया कांड जैसा केस जिसमें कि पूरा देश निकलकर बाहर आ गया था, वहां पर हमें 9 साल लगे फांसी पहुंचाने में, तो आप ये सोचिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और इस बच्ची की रेप केसेस की जो घटनाएं हैं या तमाम दूसरी घटनाएं हैं जहां पर देश उस तरह से उद्वेलित नहीं है, हम कैसे इस बात को मान सकते हैं कि इन लोगों को कभी फांसी तो छोड़िए, इन लोगों को कभी सजा भी होगी? तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें सभी सरकारों से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर एक मानवीय पक्ष के रूप में सोचना पड़ेगा। और धाकड़ धामी की बात हमारे बीजेपी वाले करते हैं, तो मैं बिल्कुल इस मंजू जी की जो बात है उससे पूरी तरह से मैं उनका समर्थन करती हूँ कि धाकड़ धामी अगर यहाँ पर यूसीसी लाने वाले सबसे पहले राज्य हो जाते हैं, इन्वेस्टर समिट कराने वाले सबसे पहले राज्य हो जाते हैं, तो एक रेपिस्ट को सरेआम चौराहे पर गोली मारने वाला पहला राज्य आप लोग क्यों नहीं हो जाते? उमा सिसोदिया सबसे पहले आकर खड़ी होगी जब आप इस तरह का कोई। सीधे शिव प्रसाद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर अब चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, अंकिता भंडारी के बाद से कहीं ना कहीं इसको लेकर तो विपक्ष लगातार सवाल उठा ही रहा था, लेकिन अब ये जो मामला सामने आया इसने और कहीं ना कहीं चौंका के रख दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अभी ठीक है मैडम जी? अभी आवाज आ रही है? जी 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 कंटिन्यू। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं ये वर्ष 2016 से भी अगर हम लोग देखें तो ये लगातार महिलाओं के खिलाफ रेप के केसेस बढ़े हैं। और ये लगा लो कि 2020 में भी जो 9 हिमालयी राज्य हैं इसमें उत्तराखंड पहले नंबर पे था। और आज भी हिमालय पहले, जो उत्तराखंड है हिमालयी राज्यों में पहले नंबर पे उत्तराखंड बना हुआ है। और लगातार रेप के केसेस लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो समाज है हमारा, जब तक समाज इसके खिलाफ उठ खड़ा नहीं होता, जब तक समाज हमारा उन्हीं आरोपितों को अपना आका समझ के वोट देता रहेगा, अपने उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं लोगों की रहनुमाई करता रहेगा, उन्हीं लोगों की गुलामी करता रहेगा, तब तक ये केसेस यूं ही बढ़ते जाएंगे। आप ये लगा लीजिए कि जो अंकिता भंडारी केस का आप जो उदाहरण ले रही हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है उत्तराखंड में। और मुझे बता दो कि जो लोग ये नवरात्रे में दुर्गा पूजन करते हैं परिवार वाले, कितने भाजपा के लोग होंगे? भाजपा की एक महिला और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता या महिला कार्यकर्ता या स्टूडेंट विंग, कोई एक आदमी सड़क में उतर के जिसने ये बोला हो कि इन दरिंदों को सजा होनी चाहिए। भाई राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करो, उनको वोट भी दो, उनके कार्यकर्ता भी बनो, लेकिन ये किसने कहा कि उनके इस हद तक गुलाम बन जाओ कि आपने अपने सेवकों को जो आपने पावर दी है, जो शक्ति दी है, सत्ता में पहुंचाया है, आप उनसे सवाल करने का अधिकार ही खो दो। और गुलामी की मानसिकता इस हद तक चली जाए कि ये जो लड़की थी अंकिता भंडारी, इसके पापा भाजपा के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के ही वो दरिंदे थे जिन्होंने इनके साथ इस तरीके का रेप किया। तो अब भाजपा के जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं की बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं। और उसके बावजूद जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं बाकी, कल नंबर इनका भी होगा और देर सवेर आ ही रहा है नंबर इन सबका, लेकिन कोई एक मर्द बच्चा जो है सड़क में उतरने की ये हिम्मत नहीं कर पाया पूरे लगातार इतने सालों में
कि यह अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है ये गलत हुआ है, इसके दोषियों को सजा दी जाए। आखिर इतनी गुलाम भरी मानसिकता जो है कब तक चलेगी? और जब तक समाज में इस तरीके की ये मानसिकता रहेगी तब तक ये केसेस बढ़ते जाएंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण गिना रहा हूं, आप देखिए। हमारे राज्य में वो मुख्यमंत्री हुए हैं कि जिन्हें महिलाओं के साथ संबंधों। अनम्यूट कीजिएगा शिव प्रसाद जी। अंदर राजभवन से बर्खास्त किया गया। उसके बाद यहां पर तमाम मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बड़े पदों के लोग हैं जिनके साथ बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, कद्दावर मिनिस्टर हैं, जिनके साथ महिलाओं से जुड़े हुए किस्से आए दिन जो है सरेआम होते रहते हैं। आए दिन महिलाएं उनके साथ संबंधों को लेकर के अपनी शिकायतें जो है करती रहती हैं। लेकिन हमारा जो समाज है ये हर बार उन्हीं लोगों को जिताता रहा है। कितने भाजपा से जुड़े हुए मिनिस्टर हैं, कितने कांग्रेस से जुड़े हुए मिनिस्टर हैं, और हर बार वही लोग जीतते हैं। आप ये लगा लीजिए कि द्वाराहाटा के जो विधायक थे भाजपा के, एक महिला ने उन पे शिकायत लगाई कि इनसे मेरा बच्चा है। कहां है आज सुनवाई, किस स्तर पे है? भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री थे, संगठन मंत्री सीएम से भी पावरफुल होता है, उसमें भाजपा की ही एक कार्यकर्त्री ने जो ऑफिस में काम करती थी, उसने रेप का एक आरोप लगाया। कहां है वो जांच आज तक? क्यों दबी हुई है वो जांच? आज तक वो जांच क्यों नहीं पूरी हुई? ये अंकिता भंडारी के खुद भाजपा की कार्यकर्ता थी। इस तरीके के जो भाजपा के विधायक हैं, जो भाजपा के मिनिस्टर्स हैं, ये जो मुख्यमंत्री तक रहे हुए जो लोग हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूं, इन पे महिलाओं ने संगीन आरोप लगाए। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि पर्सनल हो जाएगा, ये पूरे समाज का मुद्दा है। भाजपा और कांग्रेस के दोनों के चीफ मिनिस्टर पदों पर रहे हुए लोगों पे भी महिलाओं ने अपने साथ संबंधों के आरोप लगाए हैं, शिकायतें की हैं, बड़े लेवल पे महिला आयोग में शिकायतें की हैं। कहां गया वो महिला आयोग? क्यों दबा दी महिला आयोग ने शिकायतें? और जब पूरे समाज को ये मालूम है कि ये लोग इस तरीके की गिद्ध दृष्टि रखते हैं। भाजपा के एक बड़े नेता थे जिन्होंने ये बाकायदा कहा, ओपन कहा उसमें, कि भाई भाजपा में तो लोग जो महिलाएं आती हैं वो मन बना के आती हैं कि उनके साथ तो होगा, तो भाई इसको टेक इट इजी पॉलिसी करो। क्यों नहीं महिला जो भाजपा की महिला कार्यकर्त्रियां हैं वो एक बार आवाज उठाती है इन मुद्दों पे कि भैया क्या समझ क्या रखा है हमें? क्या हम महिलाएं इसलिए भाजपा में आती हैं जो तुम? और इस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम। उस नेता का बयान सार्वजनिक हुआ, हमने भी पब्लिश किया था, मीडिया में भी कुछ जगहों पे चला, लेकिन उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस लड़की ने आरोप लगाया वो भाजपा के संगठन मंत्री पे, भाजपा ने केवल उससे पद से हटा दिया। आज तक वो जांच कहां है कुछ पता नहीं। अंकिता भंडारी में उनको एड़ियां रगड़नी पड़ गई अपना जो अधिवक्ता था, शासकीय अधिवक्ता, उसको हटाने के लिए। फॉरेंसिक जांच किस तरीके से हुई ये सबको पता है, और कितनी लचर लापरवाहियां इस पे हुई उसके सबूत मिटाने पे सबको पता है। जो लेडी सी के खिलाफ कार्रवाई हुई और हमारा बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठा। और जब तक समाज इस तरीके की मामलों में चुप्पी साधे बैठा रहेगा और ऐसे नेताओं को राजनीति में पनाह देता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा, तब तक इसी समाज में इसी तरीके की हरकतें बढ़ती आ रही है। और आप लगा लीजिए, इसीलिए तो हिमालयी राज्यों में टॉप पे है उत्तराखंड, और लगातार 6-7 सालों से ये लगातार पहले पायदान पे बना हुआ है। और न सिर्फ रेप के मामले बल्कि महिलाओं की हत्या के मामले, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले ये लगातार बढ़ते रहे। पूरे आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2020 2016 से लेकर के हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। और कहने को हम महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। ठीक है शिव प्रसाद जी, इसका जवाब हम नवीन परशौले जी से लेंगे। इस पर आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अनिल थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल थपलियाल जी, माफी चाहूंगी काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे बहुत सारी यहाँ पर मंजू त्रिपाठी जी ने भी अपनी बात रखी, उमा जी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि एक सख्त कानून उत्तराखंड क्यों नहीं बनाता, उत्तराखंड में क्यों एक सख्त कानून नहीं लाया जाता, जैसे यूसीसी के लिए कहा जा रहा है या अन्य चीजों के लिए कहा जा रहा है कि हम प्रथम हैं। नकल के लिए जो कानून बनाया गया, तो एक कानून इसके लिए भी होना चाहिए। देन एंड देयर फैसला। जी जी यसी जी, वर्तमान सरकार के वो हाल हैं कि वो अपने आप ही सुरक्षित नहीं है, तो महिला सुरक्षा का क्या गारंटी देंगे, या किसी आम व्यक्ति की क्या सुरक्षा गारंटी देंगे? ये गारंटियां बनाते हैं, योजनाएं कागजों में बनाते हैं, कानून कागजों में बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना इनका संभव नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हमारे पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सेमवाल जी ने कहा है, सही कहा उन्होंने,
जब तक समाज इसके प्रति जागृत नहीं होगा और इस प्रकार के नेताओं को अगर शीर्ष पर बैठाकर नेतृत्व करने के लिए दे देगा तो निश्चित तौर पे है कि प्रदेश का बेड़ा गर्क होगा। महिला अपराध का आंकड़ा आपने अभी बोला है और ये मेरे सामने भी है, 26% कम नहीं होता है। जब 2000 से पहले उत्तराखंड राज्य था तो कहीं पे अगर कोई चीज हमने रख दी है पहाड़ों में, वो चीज 24 घंटे के बाद भी वहीं पे सुरक्षित मिलती थी। यदि महिला रात को 12 बजे भी चलती है तो वो तब भी सुरक्षित निकलती थी। वो अपने मायके जाए, ससुराल जाए, कहीं भी जाए, पहाड़ी क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूं। आज इन्होंने इस प्रदेश को 9 राज्यों में से 8 राज्य और हैं हिमालयी और 9वां राज्य ये है। ये अपराध की श्रेणी में दूसरा तो बोल रहे हैं लेकिन प्रथम श्रेणी में है। ये अभी जो ये 3 कांड हल्द्वानी वाला हुआ है, इससे इसका रेशियो ग्राफ बढ़ गया है। नहीं अनिल जी, सब लोग प्रथम ही बोल रहे हैं। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड प्रथम नंबर पर ही है और देश में 6वें नंबर पर है। 21-22 का जो रेशियो आपने बताया, 906 जो मामले हैं ये महिलाओं के तो हैं, इनमें कोई और मामला नहीं है जमीन का या उसका इसका। इसमें रेप, बच्चे और बलात्कार वगैरह ये सारे मामले हैं। ये गारंटी लेते हैं कि हम महिला को सशक्त बनाएंगे। इनके यहाँ एक कॉल सेंटर है जिसमें कि महिलाएं शिकायत दर्ज करती हैं, रात को फोन करेंगी अपने सास ससुराल की तरफ से, या किसी ने उसको छेड़ दिया या रास्ते में चल रही है या किसी प्रकार की कोई अवैधानिक उसके साथ संभावनाएं हो रही हैं तो वो कॉल करती है। वो 181 करके नंबर है, वो उड़ता ही नहीं है। जबकि उसके प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, उससे ये कम से कम मेरे ख्याल से 20 या 25-30 करोड़ मंथली उसका खर्चा, एक्सपेंसेस बताते हैं कि इतना खर्चा आता है। आप ये बताइए कि हमारी जो मीडिया की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि आपने सशक्तिकरण के लिए क्या ऐसा कानून बनाया है कि जिससे महिला सुरक्षित रहे प्रदेश में। और ये तो पहाड़ी राज्य है ना, ये तो छोटा सा राज्य है। इतने अपराध तो मध्य प्रदेश में भी नहीं है, जो कि 60-65 जिले हैं। इतना बड़ा अपराध 80-85 जिले उत्तर प्रदेश में है, वहां भी नहीं है जितना अपराध यहाँ पे है। ये तो कह रहे थे कि हम तो सशक्त कानून लेने बिल्कुल तैयारी में हैं और हम धरातल पे उतारने वाले। कहाँ यूकेसीसी, कहाँ गया वो कानून? चर्चा हुई, जून की बात थी ये। आपकी एंकरिंग कर रही थी, आपने ये प्रश्न उठाया था अपने चैनल पे कि आप ये बताइए कि यूकेसीसी कब तक लॉन्च होगा, और अभी तक हम राह देख रहे हैं उसकी कि कब तक वो लॉन्च होगा। तो ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और तो ये क्या महिला और उसकी संसद भवन, मैंने अभी उदाहरण रिपीट कर रहा हूं, मैं संसद भवन में आम घुस गए, इनको पता नहीं था, इन्हीं का सांसद था वो जिसने उनको परमिशन दी है। तो क्या ऐसी गंभीर चर्चा थी जो संसद के अंदर होनी थी? वो बाहर भी तो हो सकती थी। लेकिन जब ये खुद ही सुरक्षित नहीं है तो ये हमारी सुरक्षा का जिम्मा कैसे लेंगे? ये बहुत विडंबना है। ये तो प्रांत की जनता को समझना पड़ेगा कि हमने किन हाथों में राज्य की बागडोर दे रखी है। इनकी कोई योजना, कोई भी योजना हो, वो धरातल पे नहीं है। ना कानून से लेकर के, ना कोई सुबह शिक्षा से लेकर के पलायन रोकने का ये दावा करते हैं, उस पर भी कोई इन्होंने अंकुश नहीं लगाया। तो महिला सशक्तिकरण की तो बहुत बड़ी बात है। महिला अभी इन्होंने सिसोदिया, मिसेस सिसोदिया जी ने बहुत, उमा सिसोदिया जी ने बहुत एक भावनात्मक रूप से कहा कि वास्तविक में हमारी भी 2 बेटियां हैं, हमें भी चिंता रहती है कि बाहर से कब आएगी, कॉलेज कितने बजे आएगी। जबकि मैं टाइम देखता रहता हूं, हर बार अपडेट करता रहता है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ सशक्त कानून बना होता और यूपी की तरह मुख्यमंत्री क्या नाम आदित्य योगीनाथ की तरह होता कि 24 घंटे में ऑन द स्पॉट गोली मार दो, देखी जाएगी, गाड़ी पलट दो, तो निश्चित तौर पे प्रदेश का जो है ये अपराध ग्राफ घटता। अब ये जो आपने बताया 906 मामले हैं, इन्हीं को पूछा जाए त्रिशाली जी को, ये 906 मामले क्या कांग्रेस के जमाने में हुए या किसी अन्य सरकार के? सबसे ज्यादा कार्यकाल तो आपका है। यूकेडी तो यानी क्षेत्रीय दल तो बहुत नियरेस्ट इनको देख रहा है। ठीक है आनंद सप्लियाल जी, अब जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस पर फिर से वापस आएंगे आपके पास। नवीन प्रशाले जी, देखिए आपने यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को सुना, खासकर मंजू त्रिपाठी जी और उमा सिसोदिया, क्योंकि महिला होने के नाते उनके दिल में ये दर्द है कि आखिर हमारे भी बच्चे हैं, कैसे हम उनको ऐसे कहीं भी जाने दें। अभी थपलियाल जी ने भी ये बात कही कि मैं घड़ी देखता रहता हूं कि मेरी बच्ची आज स्कूल से वापस आ रही होंगी, अगर कॉलेज जाती होंगी तो कॉलेज से वापस आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड कैसे लगातार उत्तराखंड में कैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोई सख्त कानून इसके खिलाफ क्यों नहीं बन रहा है?
सिर्फ कार्रवाई, जांच का आश्वासन, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इतना तो समझ आ गया होगा नवीन प्रशाले जी आपको। एक बात ऐड करना चाह रहे थे। एक बात ऐड करना। हाँ ठीक है, शिव प्रसाद जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद में नवीन प्रशाले जी। बात और जोड़ रखा है, ये तो मैंने बात की थी अभी तक नेताओं की। लोक निर्माण विभाग में चीफ अभियंता जो थे, जो सबसे बड़े बॉस थे, अयाज अहमद, उनके खिलाफ उन्हीं की ऑफिस की कर्मचारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, शिकायत लिखी कि साहब मेरे साथ इन्होंने उत्पीड़न किया। विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने लिखा कि इनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार ने, इसी भाजपा सरकार ने उनको और प्रमोशन दे दिया, उनको एक्सटेंशन दे दिया। आप बताइए, ऐसे जब विभागीय मंत्री लिख रहा है कि पॉक्सो में कार्रवाई करो और उसके बावजूद भी इसका प्रमोशन हो रहा है बंदे का और एक्सटेंशन हो रहा है। बताइए जरा नवीन जी। उनके सरकारी विभाग में महिलाओं की, जो हर विभाग में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए एक समिति का गठन होना चाहिए। कहीं भी जो है, पूरे कहीं भी सरकारी विभागों में प्रॉपर जो ये समिति का गठन है वो कहीं भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उमा जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे। नवीन जी फिर आती हूँ मैं। सेवाल जी आपकी बात सुनी। हाँ नवीन जी 20 सेकंड्स प्लीज। उमा जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें। प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, उमा जी अनम्यूट कीजिएगा। उमा जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। उमा जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, नवीन जी अपनी बात को पूरा करेगा। मैं यशी जी जो प्रबुद्ध पैनल बैठा है उनकी बातों को सुन रहा था और बड़ी ही संजीदा विषय, संवेदनशील विषय आज महिला सुरक्षा पर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। और मानवीय तौर पर सभी एक जैसा महसूस करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस पर उसमें कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है कि हमारे लिए अलग संवेदना, उनके लिए अलग है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसमें गड़बड़ियां तो हैं, ये सभी मानते हैं, और इसको दुरुस्त करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा कि पूरा विधेयक ला रही है इस प्रकार के कानूनों को चेंज करने के लिए, क्योंकि जो पुराने टाइम के अंग्रेजों के जमाने के जो कानून हैं उनको बदलने का समय आ गया है। और उत्तराखंड सरकार भी इस संदर्भ में कोई ना कोई सख्त कानून लाएगी और केंद्र सरकार तो ला ही रही है कानून पूरा इसके लिए। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस जो ये घटनाएं हो रही हैं इससे सरकार जरूर संज्ञान लेगी। नहीं नवीन जी, यही तो मसला है ना कि केंद्र सरकार तो यूसीसी लाने की भी बात कर रही है, तो आप यूसीसी पर क्यों अड़े हुए हैं फिर? करती है भाई, यूसीसी के लिए हमने पहल की है तो हम इस कानून के लिए भी पहल करेंगे और सरकार इस पर पहल करेगी, इस पर संज्ञान लेगी और एक सख्त कानून इस प्रकार के शिव प्रसाद सेमवाल जी का आपने पूरा वक्तव्य सुना है। शिव प्रसाद सेमवाल जी ने कितनी सारी महिलाओं के नाम बताए और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कंप्लेन की, उनकी कंप्लेंट्स को दबाया गया। बड़े मामले हम बता रहे, विनीता भंडारी हत्याकांड हो गया, अंकिता भंडारी हो गया, और उसके बाद ये जो बच्चों के साथ हुआ, ये देखिए बहुत ही शर्मनाक है। साथ ही साथ अभी अनिल थपलियाल जी बता रहे थे कि आपका एक कॉल सेंटर है जिसमें महिलाएं अपनी कंप्लेन दर्ज कराती है, वहां पर फोन नहीं उठाए जाते, तो कैसे भैया मान ले कि महिलाएं सुरक्षित होंगी उत्तराखंड में? नहीं हो पाएंगी सर। हमारी सरकार ने कॉल सेंटर स्थापित किया है। अब अनिल थपलियाल जी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है, हर चीज जांच का विषय है। नहीं, आप यशी जी मैं बता रहा हूं कि आप सुनिए, सरकार हर कदम पर कर रही है, काम कर रही है। 181 अगर कॉल सेंटर किया है तो हमारी सरकार ने किया है, पहली सरकारों ने तो नहीं किया था। लेकिन आप ये समझिए कि बहन अंकिता भंडारी केस का जो बार किया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर गैंगस्टर एक्ट लगाकर पीछे भेजा, दोषियों को जेल के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। 24 घंटे के अंदर गैंगस्टर एक्ट उन पर लगाया है और उस परिवार को अगर हत्या लग गया होगा तो कर दिया, चाहे वकील हो, चाहे कोई विनीता भंडारी, किसी प्रकार का हो, 16 मामले हैं, तो सारे ही मामलों में सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। और जो मामला हल्द्वानी का है, थपलियाल जी रुकिए जरा, मेरे को सुन लीजिए, और जो मामला हल्द्वानी का है इसमें भी सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी ने सस्पेंड किया है, पुलिस से केस दर्ज करके केस चल रहा है और 2 सदस्यीय जांच कमेटी वहां बैठा दी गई है ताकि जांच पूरी तरह से हो सके और दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर इस पर सजा मिलेगी। और मैं सरकार से खुद अनुरोध करूंगा कि इसमें त्वरित कार्रवाई जो सरकार कर सकती है होनी चाहिए। न्याय और न्यायपालिका की प्रक्रिया जो है उस पर कैसे तेजी आएगी वो भी सरकार देखेगी, उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में कुछ मैटर फंसते हैं तो उन पर वहां भी तेजी होनी चाहिए। इसके लिए हम करते हैं। और जो जैसे सेमवाल जी ने भी खुद कहा कि सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना पड़ता है, समाज में भी अच्छे लोगों को एक मुहिम चलानी पड़ती है कि इस प्रकार के अपराध हमारे प्रदेश में ना हो। हमारा प्रदेश देवभूमि है, इसकी देवभूमि की जो गरिमा है वो परिलक्षित हमारे आचरण में होनी चाहिए, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। सरकार भी अपना काम करेगी और सरकार
मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसमें हर प्रकार की कार्रवाई करेंगे और सरकार संज्ञान लेगी और सरकार सख्त कानून बहुत जल्दी बनाएगी। आप देखेंगे केंद्र सरकार भी कानून ला रही है और बहुत जल्दी इस देश के, इस प्रदेश के सभी कानून बदलेंगे और जिस प्रकार से इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होगी और दोषियों को पूरी तरह से सजा मिलेगी। उमा जी, उसके बाद मंजू जी आपके पास आते हूँ। देखिए एंकर महोदया, हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारे कानून हैं। जब पॉक्सो कानून बना निर्भया हत्याकांड के बाद की 16 साल से छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई रेप होता है, छेड़खानी होती है, बहुत सारे सख्त कानून बने। प्रॉब्लम कानून बनाने में नहीं है। मैं प्रशांत जी की बात पर भरोसा करती हूँ कि सरकार कानून बनाएगी। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे कानून बने हुए हैं। मैं आपकी बातें मान लेती हूँ कि आप कानून बनाएंगे, लेकिन वो कानून धरातल पर कितने इंप्लीमेंट होते हैं, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन कानून हैं। अगर उन कानूनों को ही आप सही तरीके से ग्राउंड पर उतार दें तो ये सारे अपराध रुक जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है वो जो कानून है वो सिर्फ किताबों में रहते हैं। वो जो कानून है वो सिर्फ इधर से इनका वकील बोलेगा, उधर से उनका वकील बोलेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। वो जो एक फिल्म का डायलॉग है तारीख पे तारीख, वो आज हमारे सामने हमेशा क्यों आ जाता है, खासतौर पे महिलाओं के मुद्दे पर, कि आप तारीख पे तारीख चलती रहती है और जो अपराधी होते हैं वो बच जाते हैं। सख्त कानून होने के बावजूद भी नवीन जी, हमें और कोई नया कानून नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि जो कानून ऑलरेडी है वो सख्ती से लागू हो जाए, वो कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट में लागू हो जाए और सरेआम फांसी हो इस तरह के लोगों को। इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इतनी सख्त कार्रवाई हो कि वो लोग जो अपराध करने की सोच रहे हैं वो लोग भी कांप जाएं कि भाई हिंदुस्तान में मोदी सरकार है, आज उत्तराखंड में धामी सरकार है, कुछ भी गलत करेंगे तो ये हमारी आंखें निकाल लेगी। मैं अभी बीजेपी यूकेडी के प्रवक्ता महोदय की बात को मैं बिल्कुल पॉजिटिव बोलूंगी कि कम से कम, देखिए मैं विपक्षी पार्टी में हूं, उसके बावजूद भी मैं योगी आदित्यनाथ की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि वहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया है, वहां पर उन्होंने अपराधों को कंट्रोल किया है। विपक्ष के होते हुए भी मैं पॉजिटिव उनके लिए कहना चाहूंगी कि उन्होंने वाकई में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से जुड़ी हूँ, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में वाकई में उन्होंने कानून व्यवस्था को उन्होंने सख्त किया है। तो हो सकती है उत्तराखंड में क्यों नहीं, उन्होंने तो कोई नए कानून नहीं बनाए। कानून है, सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करना ना करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब धामी सरकार जो है वो सोई हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है भाई, अपराध हो गया, चलो ठीक है। नवीन प्रशांत जी जवाब दीजिए फटाफट, उसके बाद मंजू जी। ठीक है नवीन जी जवाब दीजिए। मैं यही बातें मैं अपने वक्तव्य में कह रहा था कि कानून है और कानून बनाए जाएंगे, और जो कानून का पालन नहीं कर रहा उनके लिए भी कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनमें जो कानून का पालन नहीं कर रहे, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो, वो जो कानून का सम्मान नहीं कर रहे, कानून का पालन नहीं कर रहे, उसके लिए कोई कठोर कार्रवाई होती नहीं है। अगर जब उन पर कठोर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी तो सारा ही अपने आप हो जाएगा। इसके लिए भी सरकार अपना विधेयक ला रही है और उस पर कार्रवाई होगी आगे। और इस मामले में जो अभी हल्द्वानी का मामला है, इसमें सरकार त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई कर चुकी है, निलंबन हो चुका है, केस दर्ज हो चुका है। अब न्यायपालिका का काम है और यहाँ पर जांच प्रक्रिया भी चल रही है, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि दोषी जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे हो और उचित उनको जो सजा मिलनी है वो मिले और एक नजीर बने इस प्रकार के कार्यों के लिए। ये सरकार जरूर इसमें करेगी। मंजू जी, देखिए बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हमारे जो राज्य में इस तरह की, मतलब क्या कहूं, ऐसी दरिंदगी हो रही है। और ये एक सामाजिक कृति है। नवीन भाई, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहू है, आपकी भी माँ है, मेरा भी बच्चा है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी कोई बहू आएगी। जितने भाइयों ने कहा, हम सब उनसे जुड़े हैं। नारी से पुरुष जुड़ा हुआ है, पुरुष से नारी जुड़ी हुई है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इसीलिए मैं बार बार हर चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी बातें जो अभी बहन ने कहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ना करिए। इसको इतना सख्त से सख्त दुबई की तरह कानून बनाया जाए। हैंग देम इमीडिएटली। जैसे ही कोई घटना घटती है उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, घंटा घर पे उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। मैं कहती हूँ
हर पार्टी की नारियां उसका समर्थन करेंगी। पहली बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर नारी ही नारी की दुश्मन बन रही है, बोलते हैं ना मोह है नारी नारी के रूप में, अगर वहां दो नारी दोषी पाई गई, पुरुष मतलब कि जो ऐसा काम हुआ उसमें नारियां, तो उनके ऊपर भी एक फ्लाइंग स्क्वाड कमेटी क्यों नहीं बैठाई जाती है। मैं धामी जी से आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से मैंने उनको सुझाव भी दिया है, क्योंकि वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, कि आप हर पार्टी से एक एक महिला लीजिए और एक फ्लाइंग स्क्वाड कमेटी बनाइए, उसके बाद जो उस पर पैनी नजर रखे और सबको ये पता लगे कि अगर मैं ऐसा अपराध करूंगा तो मेरी आंख निकाल ली जाएगी, मेरी आंख फोड़ दी जाएगी, मेरे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, मुझे फांसी के तख्त पे लटका दिया जाएगा। और फिर इस तरह की जब कमेटीज बनेंगी, हर दल की एक महिला उस कमेटी में होगी, तो हाँ कोई न किसी से शिकायत कर पाएगा, ना कोई किसी के साथ राजनीति कर पाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक खाली मोदी, देखिए आप मोदी जी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, आप बार बार कह रहे केंद्र कानून बनाएगा, अरे हमारा राज्य उत्तराखंड जल रहा है, बलात्कार से ये देवभूमि है, इसको रेप भूमि क्यों बनाया जा रहा है, यहाँ पर लागू कीजिए, इवेंट ना बनाइए, कानून बड़ी बड़ी बातें करके उसको धरातल पर लेके आइए, धरातल पर सर्जिकल स्ट्राइक करिए, ये देवभूमि है, इसकी मर्यादा को कायम रखिए, नारी की निंदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है नारी उमा जी, खान है। उमा जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद अनिल थपले आ जाइए, आपके पास आते हो मैं, अनम्यूट कीजिएगा उमा जी के लिए। तो ये मैं हर चैनल के माध्यम से कि नारियां सभी को मैं कहती हूँ, आज इस तरह का ठीक है मंजू जी, भाजपा की महिलाओं को भी हमारा साथ देना चाहिए, जैसे बहन उमा ने कहा, जैसे भाइयों ने कहा कि सभी महिलाओं को एकजुट होकर आना चाहिए रोड पे। ठीक है कि बहुत उमा जी अपनी बात को पूरा करेंगे, प्लीज मंजू जी रुकिए। एंकर महोदया, देखिए जब न्याय में देरी होती है, तो वो न्याय नहीं कहलाता, क्योंकि अगर आपने समय पर न्याय नहीं दिया तो वो न्याय नहीं, उसके बाद आप उस न्याय को औचित्य ही खत्म हो जाता है। अभी एक घटना हुई है, नवीन जी बिल्कुल इस मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि एक रेप के एक्यूज्ड को लड़की के बाप ने कोर्ट में गोली मार दी, उसने मार दिया उसको, में आया था वो लड़का, उसने वहीं पे उसके बाप ने उसको मार दिया, तमंचा कहीं से लाया, जो भी जैसे भी मारा उसको मार दिया। ऐसे में क्या कानून उस बाप को सजा देगा? आप क्या मुकदमा लगाएंगे? आप उस बाप की फीलिंग समझिए, वो लड़ रहा है बेचारा केस, वो बच्ची को बार बार लेके आ रहा है बयान के लिए। आप अपनी बेटी को महसूस कीजिए कि अगर हमारी बच्ची के साथ रेप होता तो उस समय हम किस तरीके की, हम लोग किस तरह के मानसिक हालात में होंगे, क्योंकि कानून अगर समय पर उस रेपिस्ट को सजा देता तो बाप को ये हरकत करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। उसे पता है कि हमारे देश का कानून बहुत सख्त है, हमारे यहाँ त्वरित कार्रवाई होती है, कोई किसी बच्ची को देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। देखिए 75 करोड़ से ज्यादा आबादी, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता कहने वाला हमारा संसार हो गया है। बाप को इतना मजबूर कर देता है कि वो खुद उस रेपिस्ट को गोली मार दे, तो मैं समझती हूँ मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। हम लोग किस जंगल राज की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं? क्यों आपको कानून हाथ में लेना पड़ा? क्योंकि हमारा कानून सोया हुआ है, हमारी सरकारें सोई हुई हैं, कानून किताबों में लिख के उसके बाद आप सो गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कानून धरातल पर इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। आप उन रेपिस्टों को उठाकर जेल में डालते हैं और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके गले में मालाएं और फूलमालाएं आरती लेकर, यही बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं जो रेपिस्टों के गले में आरती और फूलमालाएं लेकर उनका स्वागत करते हैं। आप ये बताइए हम किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं? अरे आपके अपने बच्चे हैं भाई, आपकी अपनी भी बेटियां हैं, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो फिर मैं पूछूंगी बीजेपी वालों से कि वो किस तरीके से यही बात बोलेंगे कि कानून अपना काम कर रहा है। जिस देश में रेपिस्टों के गले में मालाएं और उनकी आरती उतार कर समाज में शामिल किया जाए, वो देश गर्त में जाएगा ही। ठीक है उमा जी वापस आएंगे। नवीन प्रशाले जी, देखिए धाकड़ धामी की धमक देखने की जरूरत है और महिलाओं की सुरक्षा की बात जो लगातार एक प्रायोरिटी में रखी जाती है, या हमेशा कहा जाता है कि महिलाएं सर्वोपरि हैं, लेकिन आज उन्हीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा करनी पड़ रही है और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कह रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। और मुझे लगता है कि धामी जी इस पर जरूर कुछ ना कुछ काम करेंगे, कानून नया बनाना है, नया कानून बनाएंगे, या फिर जो कानून है उन पर ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, उनमें ही उनको लेकर जो शासन प्रशासन है वो उस पर सख्त रवैया अपनाएगा और महिलाएं जो है उत्तराखंड की वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी।
हाँ, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे महिला सुरक्षा को लेकर। आपको बता दें कि हल्द्वानी का ये मामला जहां पर नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था और उसके बाद उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 906 मामले 2021 से 22 के बीच में देखने को मिले, जो कि कहीं ना कहीं देवभूमि के लिए चिंता का विषय। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।